हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आसान यूपीपीएससी के चैनल पे। हम लोग RO 2023 और यूपीपीसीएस 2024 की प्रिपरेशन के संबंध में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हैं, जिसमें मैंने अभी आपको जो करंट अफेयर्स की घटना चक्र की आई हुई 6 मंथ्स की मैगजीन आई हुई है, तो उसका मैंने पहला वीडियो आपके सामने रख दिया है। वो इंट्रोडक्टरी टाइप का वीडियो था, जिसमें हम लोग पेज 5, ठीक है, जिसमें हम लोग पेज 5 तक कर चुके थे और रुड़ीचा एक्सप्रेस हम लोगों ने देखा था। और इसके बाद अब हम लोग वीडियो को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे और आपकी जो मैगजीन है, कंप्लीट मैगजीन को 4 से या 5 वीडियो में ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपकी तैयारी भरपूर ढंग से हो सके। क्योंकि इस मैगजीन में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट से रिलेटेड नहीं हैं और वो इतना याद भी कोई नहीं रख सकता है। तो मैं उसी चीज़ को हाईलाइट करूंगा जिस चीज़ की हाँ बहुत अति संभावना है कि हाँ एग्ज़ाम टाइम में पूछे जाए, ऐसे फैक्टों को ही मैं हाईलाइट करता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पेज 5 तक हो चुका था, अब हम लोग इसमें चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज 6 पे। तो जो इसमें क्वेश्चंस है वो है, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन है, मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ जिससे क्लियरिटी बन जाए। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट। तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 का ये है, रिपोर्ट्स आई है और उसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट में देखते हैं और फिर इसका राइट ऑप्शन मैं बताऊंगा। और मेन इसका एक्सप्लेनेशन ही है आपके लिए। क्वेश्चन आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट है और इसमें बताया जा रहा है कि डेट दी हुई है। तो UN जनसंख्या कोष, तो UNFPA, भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस के सहयोग से यह रिपोर्ट जारी की है। तो रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है? एक तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के हो चुके हैं। तो जो यहाँ के टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 60 वर्ष से जो अधिक लोगों की संख्या है वो हो चुकी है 149 मिलियन, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट, ठीक है, और सही स्टेटमेंट ही पूछा था, तो बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन इसका मेन है, तो वो देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, डेट आपको नहीं याद करनी है, कब जारी किया गया है, नो इम्पॉर्टेंट, और किसके द्वारा जारी किया गया है ये इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस के द्वारा जारी हुआ है। और इसमें जो मुख्य बातें हैं, देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, यह रिपोर्ट भारत में वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्थिति और कल्याण की गहन समीक्षा करती है। बस एक स्टेटमेंट है, कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है, हाँ ठीक है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है, देखिए जो विश्व स्तर पर 2022 में 60 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या कितनी हो चुकी है, 1.1 बिलियन, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल की बात करें तो जो 60 प्लस एज वाले ग्रुप के पीपुल्स हैं वो हैं 1.1 बिलियन, ठीक है। जो कि प्रेजेंट में अभी पॉपुलेशन हमारी कितनी है वर्ल्ड की, वो है 7.9 बिलियन हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जिसमें 13.9% जो पॉपुलेशन है वो 60 प्लस एज की हो चुकी है। तो ये वाला डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13.9% 60 प्लस एज के हो चुके हैं वर्ल्ड लेवल पे बात करें। और इसमें बताया क्या जा रहा है कि विश्व स्तर पर ये जनसंख्या 2050, अभी 2022 का ये डाटा दिया हुआ था, 2050 में यह बढ़कर 22% हो जाएगा। आप प्रतिशत याद करिएगा, तो 2050 में यह बढ़कर 22% हो जाएगा। वही इंडिया के रेफरेंस में देखें तो इंडिया के रेफरेंस में ये होगा 2022 में अभी फ़िलहाल जो है, तो टोटल पॉपुलेशन का 10%, 10.5%।
तो टोटल पॉपुलेशन का 10.5% जो है वो 60+ एज के हो चुके हैं। और डाटा में देखें तो ये 149 मिलियन पीपल की बात हो रही है। और वहीं इंडिया में जब 2050 हो जाएगा तो ये डाटा पहुंच जाएगा 20.8%। तो 20.8% लोग उस समय तक 60+ एज के हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना भारत ड्रोन शक्ति। तो भारत ड्रोन शक्ति के संबंध में क्वेश्चन पूछा रहा है। तो इसमें पहला है स्टेटमेंट कि इसका आयोजन ग्वालियर एमपी में किया गया। दूसरा स्टेटमेंट, इस दौरान पहला C-295 295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो C-295 परिवहन विमान है जो कि औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया। तो स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी पहला गलत है। तो पहला गलत क्यों होगा? क्योंकि इसका जो आयोजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है देख लेते हैं। ठीक है, तो जो इसका आयोजन हो रहा है वो हिंडन गाजियाबाद यानी यूपी में हो रहा है अपने। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के एग्जाम के पर्पज़ से। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 जो हो रहा है वो गाजियाबाद में संपन्न हुआ। ओके, और इसका जो उद्घाटन है वो कौन किया है, किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया हुआ है। और ठीक है, हाँ, ये जो है पहला जो है C-295 ये परिवहन विमान है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन में दे सकता है कि C-295 क्या है। तो C-295 क्या है? तो ये जो राइट ऑप्शन होगा ये परिवहन विमान है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक विमान है। ओके, ना कि किसी फाइटर प्लेन या जेट प्लेन की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, डेट है, ठीक है, डेट से हमें कोई मतलब नहीं है। अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में स्थित कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया है? क्वेश्चन है, जो अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है उसके तहत जो सेकेंड स्टेज इसका चालू किया गया है उसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में स्थित कितने ठीक है, एकल नहीं, एकलव्य, तो कितने एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूलों में शुरू किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन C 54। तो 54 इसका राइट ऑप्शन है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें कुछ खास डाटा मुझे लगे नहीं, तो इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया हुआ है। ठीक है, आप बस ये याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में चालू किया गया है 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संबंध में विकल्प कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो 3 ऑप्शन इसके सही होंगे और एक नहीं सही होगा। तो 9 वंदे भारत ट्रेन इन्होंने लॉन्च की है एक साथ ही, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है इसका C। तो मतलब ये वाला गलत है, बाकी सब सही हैं। बाकी सब सही कौन कौन सा देख लेते हैं। उदयपुर और जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी गई, एक ये स्टेशन हुआ इन दोनों के बीच में। हैदराबाद बंगलुरु इसके बीच में वंदे भारत को झंडी दी गई। और कासरगोड तिरुवनंतपुरम, ठीक है, कासरगोड तिरुवनंतपुरम के बीच हम वंदे भारत को हरी झंडी दी गई है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन में आप इतने चीज़ों को याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस आप इतना डेट याद रखिएगा कि हाँ 9 ट्रेनों को, वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दी गई थी। बाकी आप अगर याद करने की क्षमता है तो आप इतने डाटा याद कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, मेरे ख्याल से ये इररिलेवेंट है, आपको याद नहीं करना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ों पे जो याद ही ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेवल फॉर लाइफ। ठीक है, ट्रेवल फॉर लाइफ के संबंध में स्टेटमेंट दिए गए हैं और राइट ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ का स्टार्ट किया गया है, वैश्विक शुभारंभ किया गया है। मिशन लाइफ, तो मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है यह, और इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNWTO और UNEP के साझेदारी के साथ शुरू किया गया है। तो इसमें राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? तो सभी उपरोक्त सभी सही है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ट्रैवल फॉर लाइफ इम्पॉर्टेंट है, आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ट्रैवल फॉर लाइफ जो है वो शुभारंभ करता कौन है? पर्यटन मंत्रालय ने किया हुआ है इसको शुभारंभ, और कहाँ से? नई दिल्ली से इसका स्टार्टिंग हुआ है। बाकी और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकार्पित किए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, पूछा जा रहा है। तो यूपी में 16 अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं और उसके संबंध में एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है, बाकी सब सही हैं। तो कौन कौन से देखते हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है। तो बाकी ये गलत है, बाकी सब सही हैं। तो बाकी कौन कौन से क्या क्या सही है इसमें? तो जो इन 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण है वो किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह आवासीय विद्यालय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया है। प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा, ठीक है। इसमें ये ऐसा प्रावधान किया गया है। अब आगे देखते हैं। तो ये जो 16 अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण हुआ है, तो ये कहाँ से किया गया है? वाराणसी में, मोदी जी के शहर से वाराणसी से इसका लोकार्पण किया गया है। किसके लिए शुरू किया गया है? पहले ही बता दिया गया है, कोविड-19 महामारी प्रभावित मजदूरों और अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया है। और एम इसका क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना बच्चों को, ठीक है। और इन विद्यालयों में प्रत्येक 1000 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, यहाँ पे ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 49वीं जो है 49वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के संबंध में क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि हाँ, इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया और इसकी थीम थी अमृतकाल में पुलिसिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन 2 ऑप्शन बी सही है, मतलब स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। देखते हैं तो इसका क्या क्या है डाटा है। तो जो इसका आयोजन है अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का, वो उत्तराखंड देहरादून में किया गया है और इसका जो थीम है वो अमृतकाल में पुलिसिंग, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। तो थीम याद कर लीजिएगा और इसका आयोजन देहरादून उत्तराखंड में किया जा रहा है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। यह कवरेज हासिल करने के लिए संबंध में कौन से विकल्प तथ्य सही नहीं है, पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं होगा, बाकी सब सही हैं। तो हमें सिर्फ डाटा देखना है कि कौन सा सही है, उसको हमें मगअप करना हुआ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 100% ODF प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत हासिल किया गया है। तो किस चरण में हासिल किया जा रहा है? दूसरे चरण में हासिल किया जा रहा है। और जो मिशन था वो स्वच्छ भारत मिशन था। राज्य में सभी 95,767, ठीक है, 95,767 गाँव ने दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया हुआ है। तो सभी गांव यहाँ पे ODF प्लस होकर चुके हैं, मतलब खुले में शौच कोई नहीं करता है अब। ओके, और 1 जनवरी 2023 के बाद से केवल 9 महीने की अवधि में राज्य इतने से इतने, ये आपको कोई डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस सेकेंड स्टेज में याद रखिएगा कि यहाँ ODF प्लस यूपी ने कर लिया है। अब यहाँ पे कोई भी गांव खुले में शौच वाला नहीं रह गया है। ओके, बस इतना याद करिए इसमें। फिर देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी राष्ट्रीय परियोजनाओं को समर्पित किया? ये आपके इम्पोर्टेंट से एग्जाम टाइम पे कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके,
तो आप इसको ना याद करिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, जो संविधान का 128वां संशोधन विधेयक है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है। तो इसमें होता क्या है, तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है इसमें। तो आप याद करिएगा, जो 128वां संविधान संशोधन है वो महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। और कहाँ पे आरक्षण दिया जा रहा है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा और एनसीआर में दिया जा रहा है, मतलब दिल्ली की विधानसभा में दिया जा रहा है ऐसा। तो बस ये आप याद करिएगा, 128वां संविधान संशोधन होता है। और इसका विधेयक का अन्य नाम जो है महिला आरक्षण विधेयक 2023 है, ठीक है। अन्य नाम भी है, जैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसे कहा गया है, और प्रावधान मैंने पहले बता दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023, तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है मुंबई। फिनटेक मतलब होता है FIN और TECH, समझ लीजिए। तो फिन मतलब फाइनेंस से होता है और टेक मतलब टेक्नोलॉजी से होता है, तो ठीक है। तो फिन मतलब फाइनेंस मतलब वित्त और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, तो इन दोनों को शॉर्ट फॉर्म में ही फिनटेक कहते हैं। तो मतलब जब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलते हैं तो फिनटेक कहा जाता है। तो इसीलिए फिनटेक जो फेस्टिवल है वो आयोजन हो रहा है मुंबई में, ओके। और इसका आयोजन कौन कौन कर रहा है, तो NPCI और PCI, ठीक है, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और FCC द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। आपको थीम याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना बड़ा थीम पूछने वाला है नहीं आयोग, ओके। और ये अवार्ड दिए गए हैं, तो अवार्ड्स की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, और इस सम्मेलन का मुख्य थीम जो है, विषय है, वसुधैव कुटुंबकम का है। और इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह की अस्थायी सदस्यता मिली। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि और ये एग्जाम टाइम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो G20 का सम्मेलन हुआ वो कौन सा था, 18वां था। किसकी अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में। और जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर के साथ इसका अनावरण किया गया था, ठीक है। जो G20 की सम्मेलन हुए भारत की अध्यक्षता में, भारत के 60 स्थानों पे इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि 60 स्थानों पे इसका आयोजन किया गया था, और इसमें राष्ट्रपति जो भी शामिल है उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखिएगा कि इसके एक डाटा है, जैसे विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है। और IMF की जो अध्यक्ष हैं वो हैं कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और UN के महासचिव तो पता ही है, एंटोनियो गुस्टर्स, ठीक है। और इस बार जो शामिल हुआ है नया संघ वो है, पहले 55 देश थे, सॉरी, ठीक है। तो 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया है। तो अब 21 सदस्य हो चुके हैं G20 में, ओके। तो 21 सदस्य हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे डेट है, उस सदस्य हैं, ठीक है, ना कि देश है, क्योंकि देश तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए सदस्य दिया हुआ है। तो ये 21 सदस्य हैं इसमें। तो अफ्रीकी संघ में कितने देश हैं, 55 हैं, ठीक है। इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। साथ में यहाँ पे और भी अचीवमेंट हुए हैं, जैसे देखिए इस घोषणा पत्र पर सहमति बनी है। तो यहाँ पे एक नई दिल्ली घोषणा पत्र भी जारी किया गया है, और इसमें क्या हुआ है, भारत से मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की भी घोषणा हुई है। तो ये एक आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है जो भारत को मध्य एशिया और फिर यूरोप से जोड़ेगा, ठीक है। और इस गलियारे के निर्माण में भारत, US, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी भागीदार होंगे। तो इस गलियारे में इतने देश पार्टनरशिप कर रहे हैं। फिर देखते हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए एक नई कार्य समूह का भी सहमति बनी है। क्या है, एक नई कार्य समूह बनाया जाए और क्रिप्टो करेंसी के विनिमय पर
सदस्यों ने सहमति जताई है, मतलब विनियमन पर, मतलब रेगुलेशन। ओके, तो रेगुलेशन पर सहमति जताई गई है। एक नया गठबंधन भी बनाया गया है G20 में ही, मोदी जी के उससे, तो वो है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी यहाँ पे निर्माण होता है। अब जो इसकी अध्यक्षता है G20 की नेक्स्ट ईयर, तो वो ब्राज़ील को मिल गई है, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं लुइस एनासियो, ठीक है, एनासियो लुला। ओके, तो ये हैं वहाँ के राष्ट्रपति, ब्राज़ील को मिल गई है। तो 19वां जो G20 होगा वो ब्राज़ील उसकी अध्यक्षता करेगा। ओके, किस देश ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति 45वां, तो जो विश्व धरोहर समिति हुई सम्मेलन होता है, समझ लीजिए वो 45वां होता है, और वो कहाँ आयोजित होता है ये पूछा जा रहा है। और वहीं पे ही शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो 45वां विश्व धरोहर समिति सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है, तो वो सऊदी में हो रहा है। और वहीं पर जो भारत का, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो वहीं पर भारत का शांति निकेतन जो है उसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। अब शांति निकेतन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, एक है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के बाद शांति निकेतन जो है वो पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर बन चुका हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में 3 विश्व धरोहर शामिल हैं, दार्जिलिंग रेलवे और सुंदरबन और शांति निकेतन, इसको विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया है। अब भारत के जो हो गए हैं टोटल 49 विश्व विरासत स्थल बन चुके हैं। तो भारत में विश्व विरासत स्थल कितने हैं, 41 विश्व विरासत स्थल हो चुके हैं। शांति निकेतन के बारे में देखा जाए तो वर्ष 1863, तो वर्ष 1863 में शांति निकेतन की शुरुआत की गई, किसके द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता थे, उन्होंने इसको आश्रम के तौर पे बनाया था, जो कि 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। तो एक यूनिवर्सिटी भी बन गई बाद में चल के, आगे चल के। ओके, अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव होता है, मतलब अभी तो ये चर्चा में ही चल रहा है कि हाँ करवाया जाए कि ना करवाया जाए, क्योंकि इसके संबंध में अभी काफ़ी समस्याएं हैं कि एक बार में एक चुनाव करवाना एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि मैन फोर्स और टेक्नोलॉजी की अभी हमारे यहाँ काफ़ी कमी है। तो इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है उस समिति की, तो उसकी अध्यक्षता जो है रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि हमारे राष्ट्रपति ही हैं, तो पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, तो वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही जानिए कि हाँ पूर्व राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद जी को इसकी अध्यक्षता दी गई है कि हाँ ये चेक किया जाए कि हमारे यहाँ एक देश से एक राष्ट्र चुनाव कराया जा सकता है, ये संभव है कि नहीं है। फिलहाल एक डाटा है कि 1967 तक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो चुनाव होता था एक साथ ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में पार्टियां बदली, स्टेट में नई गवर्नमेंट्स का आगमन हुआ और क्या कहते हैं केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी रही, तो इससे क्या हुआ, एक मिसमैच हो गया कि हाँ फिर चुनाव ना बदलते रहे, ठीक है। और इसमें जो अन्य सदस्य हैं वो 7 सदस्य अन्य भी हैं इसमें, तो उसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन अपना, G20 फिल्म महोत्सव, G20 फिल्म महोत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, पहला स्टेटमेंट है। तो G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की काल जयी कृति पाथेर पंचाली, तो पाथेर पंचाली महोत्सव में पहला उद्घाटन फिल्म रही, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन हैं वो राइट हैं, तो दोनों ऑप्शन जो हैं वो राइट हैं। ओके, और इसमें देखते हैं क्या फैक्ट है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, हाँ, तो जो G20 फिल्म महोत्सव है वो कहाँ आयोजित की गई, दिल्ली में, मुंबई मत मार दीजिएगा, ठीक है। और भारत के जो G20 के सिरप्पा थे वो कौन थे, अमिताभ कांत जी हैं, ठीक है। और पथेर पंचाली इसका उद्घाटन समारोह की फिल्म थी, जो कि सत्यजीत रे के समय में बनाई गई थी। बस आप इतना ही याद रखिए।
एक विधेयक पास हुआ था जिसके संबंध में कुछ खास इंपॉर्टेंट मुझे न्यूज़ लग नहीं रही है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, बस इसके बारे में जान लीजिए ये क्या है। तो ये विधेयक है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो प्रावधान ये है कि प्रावधान क्या हो रहा है, तो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, तो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है इसमें। और इस प्राधिकरण में कौन शामिल होंगे? तो दिल्ली के सीएम शामिल होंगे और दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रथम गृह सचिव इसमें शामिल होंगे, ठीक है। और प्राधिकरण का कार्य क्या होगा? तो कार्य होगा अधिकारियों का स्थानांतरण, नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्रवाई, यही सब इनका कार्य होगा, जो कि ये उपराज्यपाल को ये सिफारिश करेंगे इस संबंध में कि हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए इस अधिकारी के प्रति। ओके, एनसीईआरटी द्वारा क्या किया जा रहा है? अपने पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा रहा है। तो उस संशोधन के लिए कुछ लोगों की सदस्य वजह से 19 सदस्यों का एक पैनल बनाया गया है। तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो उसकी अध्यक्षता जो कर रहे हैं महेश चंद्र पंत, तो महेश चंद्र पंत उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। और इसके संबंध में आपको ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस महेश चंद्र पंत का नाम ही याद रखिएगा कि हाँ रिफॉर्म के लिए उनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा रहा है। ओके, बाकी यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक है उसके संबंध में क्वेश्चन है। तो जो इसका सही नहीं पूछा जा रहा है तो वो है ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी सब सही है, तो उसको हमारा देखने का बस बनता है। तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। ये हमारे एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रावधान है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्जी के डाटा से हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। टू द पॉइंट पढ़िए, बस इतना ही आपको करना है, पीएचडी नहीं करनी है आपको इन सब चीज़ों में। आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, ठीक है। तो आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त क्या होगा? एक अध्यक्ष होंगे और 12 सदस्य होंगे। तो जो आयोग बनेगा वो उसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे, ये आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और जो इनका कार्यकाल होगा वो देखते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर होगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो होगा वो प्रयागराज में बनाया जा रहा है और यह एक निगमित निकाय होगा। अध्यक्ष बता दिया, एक अध्यक्ष 12 सदस्य होंगे और कार्यकाल जो होगा 3 वर्ष का होगा और एज जो होगी मैक्सिमम वो 65 वर्ष होगी। और अध्यक्ष जो हैं केवल 2 बार या अध्यक्ष और सदस्य 2 बार ही सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हैं, इसमें ऐसी बाध्यता कर दी गई है। ओके, बस आप इतना ही याद रखिए इस संबंध में, ठीक है। फिर क्वेश्चन है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके संबंध में हम लोग सिर्फ फैक्ट देखेंगे क्योंकि बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम के बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो ये जन्म और मृत्यु अधिनियम जो है वो 1969 है, इसमें संशोधन किया जा रहा है। और प्रावधान क्या किया जा रहा है? तो रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया है। और ठीक है, ये आपके लिए डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको ना ही समझिए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में संशोधन किया गया तो वहाँ पे जनजातियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो बस आप ये जनजातियों का नाम याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में कुछ जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। तो वो जैसे छत्तीसगढ़ में क्या है, महर, महारा, मेहरा, मेहर, महरा, इन समुदायों को अनुसूचित जातियों का दर्जा दिया गया है। बस इतना ही याद रखिए आप इस संबंध में, ठीक है। तो मिशन अमृत सरोवर, तो मिशन अमृत सरोवर के संबंध में क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी नहीं सही है, तो बाकी हमें 3 देखना है कि कौन सा सही है। तो ये अगस्त 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस मिशन की जानकारी दी, ठीक है। और अभी तक पहचाने गए इतने सरोवर हैं और इतने, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।
और इस मिशन के तहत जो एक लक्ष्य है ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, सभी राज्यों के प्रति ज़िले में, तो सभी ज़िलों में, देश के सभी ज़िलों में, ठीक है, 75 अमृत सरोवरों बनाने का लक्ष्य ये निर्धारित किया गया है। तो सभी ज़िलों में एटलीस्ट 75 तो अमृत सरोवर होने ही चाहिए। इस मिशन के बारे में देख लेते हैं। जो अमृत सरोवर है, तो ये 24 अप्रैल 2022 की इसको शुरुआत की गई थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका शुभारंभ हुआ है। और लक्ष्य जो है पहले ही मैंने बता दिया है कि हाँ, 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या पुनरुद्धार करना है सभी जिलों में। और मिशन में अगर तकनीकी भागीदारी की बात करें, किसकी है, तो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग भूसंरचना विज्ञान संस्थान। ना याद हो कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, बस 75 याद रखिएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिलहाल आधे घंटे हो चुके हैं, तो मुझे लगता है वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि लंबा बनाने से बोरियत हो जाती है। और इस मैगजीन को जल्द से जल्द ही कवर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।